तो हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर हम इंडिया के मैप की बात करते हैं तो ये जो पीला वाला पार्ट है, ये आपको दिख रहा होगा ये, तो ये पूरा जलोढ़ मिट्टी का भाग है। यानी कि ये जो पीला पार्ट आ रहा है, ये जो येलो कलर का दिखाया गया है, ये नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में बात हो रही है। और फिर यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, ये दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये मुख्य नदियाँ हैं। तो इन्हीं नदियों का जो निकास बेसिन है, यह निकास बेसिन यानी कि इसके नीचे का जो क्षेत्र है, निचला क्षेत्र, तो यहाँ भी ये जमाव करती हैं जलोढ़ मिट्टी का। तो ये इन नदियों द्वारा भी ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किया जाता है। तो ये जो इलाका येलो से दिख रहा है, ये पूरा जलोढ़ मिट्टी का भाग है। तो आपने इसकी लोकेशन देख ली होगी, अब आपको आइडिया लग गया होगा। तो हमने देखा कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे उपजाऊ होती है और भारत के उत्तर भारतीय मैदानों में पाई जाती है, और प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत के जल निकासी बेसिन के पूरे हिस्से को भी कवर कर रही है ये। इसमें किस किस की अधिकता पाई जाती है, तो चूना यानी कि लाइम की अधिकता, पोटैश, चूना, लाइम, Ca, पोटाश, और कार्बनिक पदार्थ और फॉस्फोरिक एसिड, इन सब की अधिकता पाई जाएगी। और पूरे भारत की मिट्टियों में जो कमी है वो नाइट्रोजन की पाई जाती है और ह्यूमस की पाई जाती है। तो ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी इस मिट्टी में पाई जाती है। राज्य कौन कौन से घेरती है, तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में राजस्थान आता है, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब के डेल्टा पार्ट भी आते हैं। तो ये सब यहाँ इस जगह जो कछारी मिट्टी है वो पाई जाती है। तो इसके क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं, दोमट या कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी या मृदा कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है भारत में वो कछारी मिट्टी है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग जो है वो कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी है, और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं, तो हमने देखा था पीछे, पुरानी जो कछारी मिट्टी है, कछारी मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कह देते हैं। तो जो पुरानी कछारी मिट्टी है उसको बांगर, और नवीन कछारी मिट्टी को खादर कहा जाता है। फिर उसके बाद वह मृदा जिसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, तो बलुई दोमट मृदा। दोमट क्या होती है, तो दोमट ऐसी मृदा जिसमें तीनों तरह के कण पाए जाते हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले, तो वो दोमट होती है। लेकिन यहाँ बात हो रही है बलुई दोमट की। बलुई दोमट में बलुई यानी कि सैंड के पार्टिकल्स ज़्यादा पाए जाएंगे, और सैंड के पार्टिकल्स आपने देखा था वो बड़े होते हैं, तो उनके बीच में जो पोरोसिटी है यानी कि गैप ज़्यादा होता है, तो पानी नीचे तक रिस जाता है और पानी रोकने की क्षमता कम होती है। तो यही पूछा गया है, जल धारण क्षमता सबसे कम किस में होती है, तो बलुई प्रकार की मिट्टी में। तो बलुई दोमट की बात यहाँ हो रही है। दुम्मटी यानी कि लोम मिट्टी में मिलते हैं, तो दुम्मटी या लोम मिट्टी में तीनों प्रकार के कण मिलते हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले। तो मिट्टी के सभी प्रकार के कण दुम्मटी या लोम प्रकार की मिट्टी में पाए जाते हैं। दुम्मटी मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी की बात हो रही है, और जलोढ़ मिट्टी में सैंड, सिल्ट, क्ले तीनों तरह के पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं। तो नाम को याद रखना बहुत ज़रूरी है। जलोढ़ मिट्टी को ही हम दुम्मटी मिट्टी या लोम मिट्टी या दुम्मटी या लोम कह देते हैं, या कछारी मिट्टी भी कह देते थे। तो अब चलते हैं दूसरी मिट्टी की ओर। सेकंड है हमारी काली मिट्टी, जिसको कह रहे हैं ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी का काला कलर किस कारण होता है, तो जो लावा होता है वो दो तरह के होते हैं, एसिडिक लावा और बेसिक लावा। एसिडिक लावा में सिलिका की मात्रा पाई जाती है, और बेसिक लावा में Fe+Mg, यानी कि Fe क्या होता है, आयरन, और Mg होता है मैग्नीशियम। तो बेसिक तरह के लावा में आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। तो काली मिट्टी का निर्माण किसके कारण हुआ है, तो बेसिक लावा चट्टानों के कारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और बेसिक लावा चट्टानों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है काली मिट्टी का, तो इसमें Fe+Mg पाया जाएगा, और Fe+Mg जहाँ पाया जाता है तो इसके कारण एक पदार्थ बनता है जिसको हम कह देते हैं टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से इस मिट्टी का कलर जो है होता है वो काला हो जाता है। तो Fe+Mg के उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का जो रंग होता है वो ब्लैक होता है। अच्छा, ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो डेक्कन और मालवा के प्लेट्यू, यानी कि दक्कन यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है और मालवा का पठार है, यहाँ पाई जाती है। और ये बेसाल्टिक रॉक से बनी होती है। अभी हमने देखा कि बेसाल्टिक रॉक क्या है, जो बेसिक लावा चट्टानों की रॉक होती है उसको बेसाल्टिक रॉक कहते हैं। और बेसाल्टिक रॉक में Fe+Mg यानी कि आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा पाए जाने के कारण इसमें एक पदार्थ बनता है जिसको कहते हैं टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, जिसकी वजह से इस मिट्टी का कलर जो होता है वो ब्लैक होता है।
और ये मिट्टी का जो विस्तार है वो खासतौर से डेक्कन और मालवा प्लेट्यू की तरफ पाया जाता है और कलर ब्लैक होता है, ये हमने देख लिया। तो इसका हम सबसे पहले एक मैप से आइडिया ले लेते हैं ये मिट्टी कहाँ पाई जा रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो काली मिट्टी है वो इस तरह पिंक कलर का पार्ट ये जो दिखाया गया है यहाँ पाई जा रही है। तो पिंक कलर का पार्ट हम देख सकते हैं ये इधर की तरफ आपको पता है मालवा प्लेट्यू है और ये डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है। तो इधर मालवा प्लस डेक्कन प्लेट्यू की तरफ ये जो काली मिट्टी है इसका विस्तार पाया जा रहा है और मालवा प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू का निर्माण बेसाल्टिक लावा चट्टानों के कारण हुआ है, इसलिए इस मिट्टी का कलर जो होता है वो पूरा ब्लैक होता है। जो काली मिट्टी होती है इसको रेगोर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कह देते हैं या लावा मिट्टी भी कह देते हैं। तो कपासी मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती की जाती है, अच्छी होती है इसमें कपास की खेती। और रेगोर मिट्टी भी कह देते हैं इसको। काला रंग इसका क्यों होता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण। तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट बनता किससे? Fe+Mg की उपस्थिति के कारण ये बनता है। कणों का आकार ये सूक्ष्म होता है इसमें। तो काली मिट्टी के कणों का आकार बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होने की वजह से इसलिए प्रकृति में ये कैसी होती है? चिकनी मिट्टी यानी कि क्ले टाइप की सॉइल होती है। और चिकनी मिट्टी होती है तो नमी धारण करने की क्षमता इसमें अधिक पाई जाएगी, क्योंकि क्ले टाइप का आपको बताया था, क्ले टाइप की सॉइल में जो पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। छोटा होने की वजह से पोरोसिटी यानी कि सैरंध्रता कम होती है और नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो नमी को अत्यधिक मात्रा में ये रिटेन कर सकता है और इसलिए इसमें सिंचाई की भी कम आवश्यकता पड़ती है। तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कह देते हैं इसको। नमी धारण करने की क्षमता इसमें अधिक होती है। फिर अपलैंड उठे हुए भाग में यह मिट्टी अनउर्वर लेकिन घाटी की तरफ यह उपजाऊ होती है, तो ये याद नहीं रखना है। गीली करने पर ये चिपचिपी और सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं। तो किस मिट्टी में सूखने पर तो ये चिकनी गीले होने पर ये चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो ये काली प्रकार की मिट्टी है। काली मिट्टी में ऐसा होता है और ये क्यों होता है? क्योंकि एरेशन और नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जब ये मिट्टी गीली हो जाती है तो वो सूखती है। तो दरारें पड़ने का कारण इसमें एरेशन मतलब होता है जब बैक्टीरिया वायु लेते हैं, सांस लेते हैं, तो उसको एरेशन कह देते हैं। नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन यानी कि नाइट्रोजन के अवशोषण में ये मदद करता है, तो इसलिए इसमें दरारें बन जाती हैं। अत्यधिक समृद्ध मतलब इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो ये रॉक्स से बनी होती है, रॉक्स की तरफ पाई जाती है डेक्कन में, तो इसलिए पोटाश पाया जाएगा। पोटाश पाया जाएगा, चूना Ca पाया जाएगा और Fe+Mg तो पाया जाएगा, ये देखा था, क्योंकि इसका कारण क्या था? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, इसके ब्लैक रंग का कारण। तो Fe+Mg जहाँ पाया जाएगा वहाँ Ca भी पाया जाएगा। तो ये तीनों भाई भाई हैं, ऐसे यहाँ समझ सकते हो, जहाँ मैग्नीशियम है वहाँ कैल्शियम भी है। तो पोटेशियम यानी कि पोटाश, चूना, फिर FeMgCa ये तीनों पाए जा रहे हैं। कमी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो फास्फोरस और नाइट्रोजन और ह्यूमस तीनों की कमी यहाँ पाई जा रही है। वितरण कहाँ होता है? अभी हमने देखा डेक्कन लावा के नीस और ग्रेनाइट चट्टानों पर, तो ये मालवा पठार पर पाई जा रही है और डेक्कन प्लेट्यू डेक्कन के पठार पर पाई जा रही है, जहाँ MP, महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, तो ये कुछ एरिया याद रखने हैं। तो अब यहाँ देख लेते हैं काली मिट्टी से कुछ क्वेश्चंस हैं। वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है, तो रेगोर मिट्टी या काली मिट्टी बेसाल्टिक लावा चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। रेगोर मिट्टी काली मिट्टी को कह देते हैं। रेगोर मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में पाई जाती है, तो क्योंकि महाराष्ट्र में ही जो डेक्कन का प्लेट्यू है उसका विस्तार पाया जाता है। दक्षिणी ट्रैप की रेगोर मिट्टियाँ काली होती हैं, सही बात है, और ह्यूमस इसमें नहीं पाई जाती है, तो ये गलत है। तो रेगोर मिट्टी जो दक्षिण ट्रैप की है वो रेगोर मिट्टी काली होती है, सही बात है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। उसमें जैव प्रचुर मात्रा में होता है, तो ये गलत है। प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो ये हमने देखा भी था, Fe+Mg+Ca और K, ये तो प्रचुर मात्रा में होता है। लेकिन डेफिशिएंसी यानी कि कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और ह्यूमस की, ये कमी पाई जाती है इसमें। और जैविक तत्व की मात्रा भी कम पाई जाती है। तो कपास की खेती के लिए ये मिट्टी उपयुक्त होती है। नेक्स्ट, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो रेगोर मिट्टी या काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, सही है। और इसमें नाइट्रोजन जैविक पदार्थ क्या अच्छी मात्रा में पाया जाता है? तो ये गलत है, हमने देखा ये कमी पाई जाती है नाइट्रोजन की। तो स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है काली कपासी मिट्टी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो फाइन होता है, यानी कि क्ले टाइप के जो कण हैं इसमें वो पाए जाते हैं और चिकनी मिट्टी होती है ये,
इतने सूक्ष्म कण होने की वजह से इसमें पानी की मात्रा कम आवश्यकता होती है, यानी कि कृषि की कम आवश्यकता की वजह से इसको स्वतः कृष्य मिट्टी कह देते हैं। लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार में। मालवा का पठार जो है वो लावा चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। वह मृदा जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, वह नमी रोक कर रखती है, तो वो कौन सी है? काली मिट्टी। अगली जो मिट्टी है वो लाल मिट्टी है, रेड सॉइल। तो रेड सॉइल को हम 3 मिट्टियों के साथ मिलकर पढ़ेंगे, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और लैटेराइट सॉइल। अच्छा, रेड सॉइल का जो रेड कलर होता है वो आयरन के ऑक्साइड के कारण होता है, तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति का कारण, आयरन Fe2O3, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का जो कलर होता है वो रेड होता है। तो कैसे बनती है? यहाँ ब्लैक सॉइल की बात की गई है, ये रेड सॉइल है, ये लैटेराइट सॉइल है। तो जब ब्लैक सॉइल की बहुत ज़्यादा निच्छालन यानी कि लीचिंग होती है, लीचिंग यानी कि निच्छालन, तो उसके द्वारा लाल मिट्टी का निर्माण होता है। फिर लाल मिट्टी का भी जब लीचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उससे लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। अब लीचिंग या निच्छालन क्या होता है? तो जब बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, रेनफॉल होता है, तो उसमें जो घुलनशील मिनरल्स होते हैं वो पानी के साथ नीचे चले जाते हैं, तो इसको हम लीचिंग बोल देते हैं। यानी कि घुलनशील जो भी खनिज पदार्थ होते हैं वो पानी के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं, तो इसको हम लीचिंग या निच्छालन बोल देते हैं। तो ब्लैक सॉइल में जब बहुत ज़्यादा ये प्रोसेस होता है लीचिंग का यानी कि निच्छालन का, तो रेड सॉइल का निर्माण होता है। और रेड सॉइल में जब बहुत ज़्यादा निच्छालन होता है तो इससे लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ये पाई कहाँ जाएगी? तो यहाँ से देख सकते हैं, जो रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल है रेड, फिर रेड है, फिर लैटेराइट है। तो इसकी लीचिंग हुई तो रेड, फिर रेड की लीचिंग हुई तो लैटेराइट। तो ये जो ब्लैक सॉइल थी वो अभी पड़ी थी आपने, काली मिट्टी मालवा और डेक्कन के प्लेट्यू में पाई जाएगी। फिर मालवा और डेक्कन के पठार के आसपास के ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, तो इन क्षेत्रों में, इसके आसपास के क्षेत्रों में जहाँ काली मिट्टी पाई जाएगी उसी के आसपास के क्षेत्रों में ये रेड मिट्टी पाई जाएगी यानी कि लाल मिट्टी। उसके बाद लैटेराइट मिट्टी जो है वो एक्सेसिव रेनफॉल, जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है ताकि निच्छालन लीचिंग की प्रक्रिया हो सके, तो वहाँ लैटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। तो रेड जो लाल मृदा है वो पेरीफेरी ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि पेनिनसुला ये प्रायद्वीपीय भारत, इसके पेरीफेरी यानी कि बाहर के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आप तीनों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक होता है और ब्लैक कलर का कारण Fe+Mg से बने टिटेरीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। रेड सॉइल का रेड कलर होता है और इसका रेड कलर Fe2O3 यानी कि आयरन के ऑक्साइड के कारण होता है। लैटेराइट मिट्टी जो होती है वो बिल्कुल ही इनफर्टाइल होती है यानी कि अनउपजाऊ मिट्टी होती है और ये किसी भी खेती के काम नहीं आती, तो इसलिए इसको ब्रिक के निर्माण में यूज़ करते हैं यानी कि ईंटों के निर्माण में यूज़ करते हैं, तो इसको ब्रिक सॉइल भी कह देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ब्लैक मिट्टी को हम रेगोर मिट्टी कह देते हैं और कॉटन सॉइल भी कह देते हैं क्योंकि कपास की खेती के लिए अच्छी है ये। इसको रेड मिट्टी को जब नमी पाई जाती है रेड मिट्टी में तो ये येलो कलर की दिखती है, तो इसलिए इसको येलो सॉइल भी कह देते हैं। और जो लैटेराइट मिट्टी है ये एक्सेसिव लीचिंग के कारण बनती है, बहुत ज़्यादा निच्छालन जो हो जाता है रेड का, तो उससे बनती है। फिर जो ब्लैक सॉइल है यानी कि काली मिट्टी, इसमें Fe+Mg+Ca+ पोटाश और प्लस लाइम, ये सारी चीज़ें पाई जा रही थी अत्यधिक मात्रा में। और इन सब चीज़ों में Fe+Mg+Ca तो अलग चीज़ है, पोटैश अलग चीज़ है, फिर लाइम अलग है। तो लाइम जो होता है जिसे कैल्शियम पाया जाता है, तो वो पानी में सॉल्युबल होता है। तो जब इसका निक्षालन होगा तो पानी में सॉल्युबल कैल्शियम जो है यानी कि लाइम वो नीचे बैठ जाएगा, तो इसमें रह क्या जाएगा? तो लाइम जो होती है वो तो उसकी तो कमी हो जाती है, लाइम तो चला ही गया वो निच्छालन के द्वारा, और Fe पाया जा रहा है प्लस पोटाश, तो Fe+पोटाश इसमें रह जाता है। तो इसमें अधिक मात्रा किसकी होती है? रेड सॉइल में। तो लाल मिट्टी में Fe पाया जाएगा क्योंकि वो पानी में घुलनशील नहीं है, और पोटाश, ये दोनों पाए जाएंगे। और ये मिट्टी अनुपजाऊ होती है यानी कि फर्टाइल नहीं होती है, नॉट फर्टाइल। इसको उपजाऊ कैसे बनाया जा सकता है? तो जो लाइम नीचे निच्छालन द्वारा बैठ गया है, तो लाइम अगर ऐड कर दें हम तो इसको फर्टाइल बनाया जा सकता है। तो लाइम ऐड करके हम सॉइल को बिकम फर्टाइल, सॉइल बिकम फर्टाइल मतलब सॉइल को उपजाऊ कैसे बनाया जा सकता है? लाइम ऐड करके। फिर जब इसका भी बहुत ज़्यादा निच्छालन हो जाता है तो इसमें केवल आयरन और एल्यूमिनियम के आयंस बचते हैं। तो आयन, तो लैटेराइट मिट्टी में पूछ लेते हैं क्या क्या पाया जाता है? तो Fe+Al यानी कि आयरन और एल्यूमिनियम के केवल आयंस पाए जाते हैं। तो ये केवल कॉफ़ी और टी जैसी जो खेती होती है उसके लिए उपयुक्त होती है। तो अब थ्योरी पढ़ लेते हैं लाल मिट्टी के बारे में। हाइड्रेटेड यानी कि जो नमी जब इसमें होती है तो पीले रंग के रूप में दिखाई देती है ये।
इसलिए पीली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। लाल मिट्टी का जो लाल कलर होता है वो आयरन के ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 आयरन ऑक्साइड के कारण इसका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है। निर्माण कैसे होता है? तो रवेदार यानी कि अवसादी और कायांतरित चट्टानों के अपघटन से इसका निर्माण होता है, विघटन व वियोजन से। तो कायांतरित और अवसादी यानी कि रवेदार चट्टानों के अपघटन से इसका निर्माण होता है। फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये क्या होते हैं रॉक्स को हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे, अभी के लिए आपको इतना जानना है। रवेदार और अवसादी और कायांतरित चट्टानों के अपघटन से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। पाई कहाँ जा रही है? यह पहाड़ी क्षेत्र काली और लाल मिट्टी निकटता में होती है, यानी कि जहाँ काली मिट्टी पाई जा रही थी उसी के आसपास के क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जा रही है। इसमें अधिकता किसकी होती है? तो पोटाश और Fe यानी कि Fe प्लस पोटाश की अधिकता होती है इसमें। और अदर मिनरल्स में ये डेफिशिएंट होती है, अदर जो खनिज होती हैं उनकी कमी पाई जाती है। चूना मिलाकर इस मिट्टी को हम फर्टाइल बना सकते हैं। वितरण कहाँ पाया जाएगा? तो वही आसपास के क्षेत्रों में, जहाँ काली मिट्टी पाई जाएगी उसी के आसपास के क्षेत्रों में। तो भारत में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार तक पाई जाएगी। इसमें मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। तो पहले हम देख लेते हैं कहाँ पाई जा रही थी ये। तो दक्कन पठार के पूर्वी भाग व दक्षिणी भाग में ज़्यादा पाई जा रही है। बाजरे की खेती के लिए और आलू के लिए बहुत फेमस होती है, फलों की खेती के लिए लाल मिट्टी। तो देख लेते हैं सबसे पहले ये जो दक्कन का पठार का पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग में ज़्यादा पाई जा रही है ये। तो ये इंडिया का मैप है, ये लाल मिट्टी जो है या लाल मृदा ये लिखा है। तो ये जो आपको ऑरेंज कलर का दिखाई देगा यहाँ ये लाल मिट्टी पाई जा रही है। और लाल मिट्टी जैसे कि देखा कि ये दक्कन का पठार था तो इसके ये लेफ़्ट और ये नीचे पाई जा रही है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये जो दक्कन का पठार का पूर्वी विभाग है, पूर्वी विभाग में ये सब ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है, ये भी रेड सॉइल है। फिर दक्कन के पठार के ये दक्षिणी भाग में देख सकते हैं, तो ये दक्षिणी भाग है, ये भी पूरा ऑरेंज कलर का दिखाया गया है। तो ये सारे में यहाँ क्या पाई जा रही है? ये इतने एरिया में सब में लाल मिट्टी का विस्तार ज़्यादा पाया जा रहा है। फिर ये जो क्षेत्र है पूर्वोत्तर भारत की तरफ, ये भी कुछ क्षेत्रों में पाई जा रही है। तो यहाँ लाल मिट्टी का विस्तार अधिक है। तो ये कौन कौन से क्षेत्र थे? तो मेजर देख लो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, लार्ज पार्ट ऑफ मैसूर, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड, असम की तरफ खासी, जयंतिया, गारो, इनकी पहाड़ियों पर लाल मिट्टी का ये विस्तार पाया जा रहा था। फिर आती है लाल मिट्टी के बाद आती है लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल को मखरीली मिट्टी भी कह रहे थे। इस प्रकार की मिट्टी वैकल्पिक गीली और शुष्क स्थिति के तरह साइट में मौजूद होती है, यानी कि अल्टरनेट जब वेट एंड ड्राई कंडीशंस होती है, एक मौसम तो बहुत ज़्यादा गीला होता है, दूसरा एकदम शुष्क होता है। तो ऐसे मौसम की जहाँ अधिकता पाई जाती है, तो इस मौसम की अधिकता वाले क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अत्यधिक लीचिंग के कारण बनती है। जब रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी का भी जब लीचिंग होता है, निक्षालन होता है, तब लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें Fe और एल्यूमिनियम यानी कि आयरन और एल्यूमिनियम के आयन्स पाए जाते हैं। इस मिट्टी में अत्यधिक अनउर्वर होती है ये, तो केवल ईंटों के निर्माण के लिए उपयुक्त होती है। इसमें चाय, कॉफ़ी, काजू इन सब की खेती होती है और किसी की नहीं। वितरण कहाँ पाया जाएगा? तो जहाँ लाल मिट्टी पाई जाएगी उसी के आसपास के कुछ क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी पाई जा रही थी। लैटेराइट मिट्टी आप ये देख सकते हैं ग्रीन कलर में, ये लैटेराइट मिट्टी है। तो लाल मिट्टी के आसपास के क्षेत्रों में हम ग्रीन कलर देखेंगे। तो ग्रीन कलर की ये सबसे पहले तो ये पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में ये पाई जा रही है, पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में। फिर ये तमिलनाडु के क्षेत्र में, कुछ यहाँ भी है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की तरफ। फिर यहाँ ये ग्रीन दिख रही है आपको, ये सारी लैटेराइट मिट्टी है। फिर ये पूर्व की तरफ, यहाँ बंगाल की तरफ, और ये असम की तरफ, ये मेघालय की तरफ यहाँ भी पाई जा रही है। तो ये मिट्टी जो है वो इन क्षेत्रों में आसपास, यहाँ ये रेड सॉइल थी उसी के आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पाई जा रही है, ये है। फिर उसके बाद ये नीचे का एरिया भी देख सकते हैं, ये तो ये इसमें लैटेराइट मिट्टी का विस्तार है। तो राजमहल की पहाड़ियाँ, उड़ीसा, मैसूर, मालाबार, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स में तो पाई जा रही थी। फिर मालाबार, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, यहाँ सब पाई जा रही है। तमिलनाडु, मेघालय, यहाँ सब। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं लैटेराइट मिट्टी से। भारत की लैटेराइट मिट्टी के बारे में सही कथन क्या है? तो ये साधारणतः लाल रंग की होती हैं। जो लैटेराइट मिट्टी का कलर जो होता है वो रेड होता है, और इस मिट्टी में जो है टेपियोका और काजू की खेती के लिए अच्छी होती है ये।
तो चाय, कॉफ़ी, टैपियोका, काजू, बस इनके लिए ही होती है ये। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्र में प्रतिशतता कम है। अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला या लैटराइट प्रकार की है। तो आंध्र प्रदेश में किस प्रकार की सॉइल पाई जाती है? तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो आंध्र प्रदेश है वो कुछ यहाँ से ये शुरू हो रहा है, ये आंध्र प्रदेश का एरिया है। और आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर ये ऑरेंज कलर की ये जो दिखाया गया है ये लाल मिट्टी का विस्तार पाया जा रहा है। हालांकि बहुत कम क्षेत्रों में कहीं कहीं ये लैटराइट मिट्टी है। तो आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर अधिकता जो मिट्टी है वो लाल मिट्टी की है। तो यहाँ से ये आर तो गलती हो गया, हमारा कारण गलत है क्योंकि आंध्र प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है और ये कह रहा है लैटराइट, तो गलत है। और पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। यानी कि आंध्र प्रदेश में जो खेती होती है यानी कि शुद्ध रोपित जो क्षेत्र है वो कुल क्षेत्रफल की कंपैरिजन में प्रतिशतता के आधार पर कम है। पश्चिम बंगाल में ज़्यादा है, पश्चिम बंगाल में ज़्यादा शुद्ध रोपित क्षेत्र है। ओके, नेक्स्ट, लैटराइट मिट्टी मिलती है कहाँ? मिलती है महाराष्ट्र की तरफ। और लैटराइट मिट्टी का प्राधान्य मालाबार तटीय प्रदेश में भी है, तो देख सकते हैं। तो लैटराइट मिट्टी ये मालाबार तट है, ये ग्रीन ग्रीन जो है, फिर ये पश्चिमी घाट महाराष्ट्र की तरफ यहाँ, और ये तमिलनाडु की तरफ यहाँ भी लैटराइट मिट्टी पाई जा रही है। फिर नेक्स्ट है लैटराइट मिट्टी के लिए सही कथन है, इसमें चूना अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता है। सही बात है, चूना की मात्रा तो वैसे ही रेड सॉइल में ही कम हो गई थी, तो इसमें तो बिल्कुल ही नहीं रहती है। वह मृदा प्रारूप जो लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर हो जाती है, यानी कि लोहे के इसमें आयंस केवल पाए जाते हैं, इसलिए ये अतिरेक होने के कारण अनुर्वर हो जाती है, तो वो लैटराइट मिट्टी है। अब अगली प्रकार की जो मिट्टी है वो है पर्वतीय मिट्टी, जिसे माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल कह देते हैं। तो पर्वतीय इलाकों में और फॉरेस्ट यानी कि वन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जा रही है। तो पहाड़ या वन के क्षेत्रों में जो पर्वतीय मिट्टी है यानी कि माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल पाई जा रही है। तो वन के क्षेत्रों में जब पाई जा रही है तो आपको पता है पत्ते वगैरह और कार्बनिक पदार्थों की ज़्यादा मात्रा पाई जाएगी। तो उच्च कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति के कारण प्रकृति में ये थोड़ी सी अम्लीय होती है और इसका कलर जो होता है वो भी हल्का ब्लैक हो जाता है। तो कलर के बारे में यहाँ डिस्कस नहीं किया गया है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। इस जो पर्वतीय मिट्टी है या माउंटेन या फॉरेस्ट सॉइल जो है उसमें कार्बनिक पदार्थों की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। तो जहाँ कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा पाए जाएंगे तो वहाँ वो मिट्टी अम्लीय होती है। तो इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। कार्बनिक पदार्थ यानी कि जैविक पदार्थ। इसमें अधिकता किसकी होगी? तो पोटाश, चूने की तो कमी होती है, लेकिन बेस एलिमेंट्स इन सब की कमी पाई जाती है इसमें। और कार्बनिक पदार्थों की बहुत ज़्यादा अधिकता पाई जाती है इसमें, क्योंकि ये फॉरेस्ट की तरफ पाई जाएगी। तो फॉरेस्ट में पत्ते, पेड़, ये सब चीज़ें ज़्यादा पाए जाते हैं, तो जैविक पदार्थ अधिक होता है। कमी किसकी पाई जाएगी? तो पोटाश और फॉस्फोरस। तो पोटाश, फॉस्फोरस, चूना ये कहाँ पाया जाएगा? जहाँ रॉक्स ज़्यादा होंगे। तो इस क्षेत्र में रॉक्स तो होते नहीं हैं, तो कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, पोटाश है, इसकी कमी इसमें पाई जाएगी। यानी कि सभी की NPK का रेशियो होता है ना, तो N को छोड़ दो, यहाँ PK, CA इन सब की कमी पाई जा रही है। वितरण कहाँ है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में होगा, और जहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाएंगे जैसे विंध्य, सतपुड़ा, नीलगिरी, कार्डेमम, हिमालय, इन सब की पहाड़ियों में। जो अगली प्रकार की मिट्टी है वो है मरुस्थलीय मिट्टी, जैसे एरिड एंड डेजर्ट सॉइल भी कह देते हैं। एरिड यानी कि शुष्क मृदा और डेजर्ट सॉइल यानी कि मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा का ही दूसरा नाम है शुष्क मृदा। ये नेचर में सैंडी होती है, सैंडी मतलब मोटे पार्टिकल्स पाए जाएंगे इसमें। नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है राजस्थान, तो वहाँ पाई जाएगी ये मिट्टी। टेम्परेचर हाई होता है जिन इलाकों में, और विंड इरोजन यानी कि वायु के द्वारा जो अपरदन होता है तो उसके कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो हाई टेम्परेचर और विंड इरोजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल। तो इस प्रकार की मिट्टी के लिए हाई टेम्परेचर और विंड इरोजन जिम्मेदार होता है। तो सैंडी नेचर में पाई जाती है। कलर इसका कैसा होता है? इट इज़ लाइट इन कलर विद हाई टेम्परेचर, हाई सॉल्युबल सॉल्ट कंटेंट। इसमें सॉल्युबल कंटेंट जो होता है, सॉल्युबल सॉल्ट कंटेंट यानी कि जो जल में घुलनशील लवणीय मात्रा अधिक पाया जाता है इसमें। फॉस्फोरस इज़ प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट। इस प्रकार की मिट्टी में फॉस्फोरस तो खूब अमाउंट में होता है, लेकिन डेफिशिएंट होती है नाइट्रोजन में। NPK में से N में तो डेफिशिएंट होती है, लेकिन फॉस्फोरस इसमें खूब पाया जाता है।
तो बाई इरीगेशन वी कैन क्लेम दिस सॉइल फर्टाइल अगेन। राजस्थान के मरुस्थलीय इलाकों में आपने देखा होगा कि अब ये खेती होने लगी है, तो अगर हम इरीगेशन के साधन उपलब्ध करवा दें, सिंचाई के साधन, तो इस सॉइल को अगेन फर्टाइल बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस की अच्छी मात्रा पाई जा रही है। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे कि ये इंडिया का मैप है और ये राजस्थान का इलाका है। तो राजस्थान के क्षेत्र में यहाँ से भाखड़ा नागल बांध से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर से हम राजस्थान में सिंचाई कर देते हैं, जिससे कि ये जो मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी, ये उर्वर बन जाती है। तो उत्तर भारत के मैदान के हिस्से में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पाई जा रही है। ये सैंडी होती है नेचर में, यानी कि इसके बालू के कण ज़्यादा पाए जा रहे हैं। इसमें बालू की कण की जो साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है जिन इलाकों में, और वायु अपर्दन विंड इरोजन होता है। तो छोटे कण तो उड़ जाते हैं और बड़े कण सैंड वाले कण रह जाते हैं, तब इस मिट्टी का निर्माण होता दिखता है हमें। तो यहाँ देख भी सकते हैं कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में मिलती है ये। जहाँ वर्षा कम होती है, शुष्क क्षेत्र होते हैं और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो छोटे कण उड़ जाते हैं। तो मरुस्थलीय मिट्टी इन इलाकों में पाई जा रही है। वास्तव में बलुई मिट्टी है ये, सैंड तरह के पार्टिकल्स इसमें हैं। लोहा और फॉस्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जा रहा है इसमें। खनिज नमक की मात्रा अधिक मिलती है, किंतु ये जल में घुलनशील, मतलब शीघ्रता से घुल जाते हैं। जो लवण होते हैं इसमें वो पी और एफ ही अच्छी मात्रा में पाया जा रहा है, फॉस्फोरस और लोहा। कमी किसकी होती है? आर्द्रता की, जीवाश्म की मात्रा की, नाइट्रोजन की, ये सब कमी होती है। मोटे अनाज की खेती के लिए अच्छी होती है ये मिट्टी। तो इस मिट्टी को हम पढ़ेंगे अब विविध में। तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? कैल्शियम की। तो ये ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान में जो मिट्टी पाई जा रही है उसमें कैल्शियम जो है वो अच्छी मात्रा में पाया जा रहा है। कैल्शियम जो होता है वो Ca खूब अच्छी मात्रा में पाया जा रहा है। कैल्शियम लवण जहाँ पाया जाएगा वहाँ कैल्शियम तो पाया ही जाएगा। फिर ये कुछ चीज़ें दी हैं फसलों में से, वह फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो इनमें से मटर है, कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। तो उन फसलों के बारे में देख लो एक बार। हम बात कर रहे हैं दलहनी फसलों की। दलहनी फसलों में क्या होता है कि उसके जो रूट्स होते हैं, यानी कि उसकी जो जड़ें होती हैं, उसमें नोड्स पाए जाते हैं। नोड्स यानी कि जैसे ये जड़ है तो ये कुछ इस तरह के नोड्स निकले रहते हैं। तो इनमें क्या होता है, दलहनी फसलों नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती हैं। जैसे कि चना है, मटर, मूंग, अरहर, उड़द, मूंगफली, ये जो जितनी भी सारी फसलें हैं वो दलहनी फसलें हैं। और इन पौधों की जड़ों में राइजोबियम परजीवी यानी कि बैक्टीरिया पाया जाता है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करता है और उपयुक्त जैविक यौगिकों में रूपांतरित कर पौधों को उपलब्ध कराता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। तो ये फसलें कुछ ऐसी हैं जिसे हम इंग्लिश में लेग्यूमिनस कह देते हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप्स में ये चना, मटर, मूंग, अरहर तो और मूंगफली, ये सब उड़द, ये सब पाए जा रहे हैं। तो चना, मटर, मूंगफली, मूंग, उड़द, अरहर, तो इनमें क्या होता है, जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को उपयोग करता है और जैविक यौगिकों में उसको बदल देता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इन सब फसलों में से वह फसल जो मृदा में को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो ये मटर है। इसी तरह उड़द की फसल भी होती है। तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो फसल उगाई जाती है तो वो उड़द है। तो क्योंकि ये उड़द जो होती है, उड़द की फसल जब हम करते हैं तो ये उड़द क्या है, लेग्यूमिनस क्रॉप है, अभी हमने देखा। और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसमें पाया जाता है। इससे नाइट्रोजन की मात्रा फसलों में बढ़ जाती है, सॉइल में, तो सॉइल उपजाऊ हो जाती है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो लाल मिट्टी के लाल रंग का कारण बहुत बार बताया, आयरन का ऑक्साइड है, यानी कि फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता के कारण। तो फेरिक ऑक्साइड के कारण मिट्टी का कलर लाल हो जाता है। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है, तो सूक्ष्म तत्व में भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की कमी पाई जाती है वो है जस्ता यानी कि जिंक तत्व की कमी पाई जाती है। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या? गलत है, क्योंकि ह्यूमस हिमालय की मिट्टियों में नहीं पाया जाएगा। ह्यूमस ऐसी मिट्टी में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ नमी काफ़ी अच्छी होती है और टेम्परेचर भी हाई रहता है। तो हिमालय की मिट्टियों में तो नहीं पाया जाएगा ह्यूमस।
कारण क्या है इसका? हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। सही बात है, ये बिल्कुल सही। हिमालय का ज़्यादातर जो क्षेत्र होता है वो वनाच्छादित होता है, वनों से घिरा रहता है। पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है, तो पौधों को सबसे ज़्यादा पानी जो है वो चिकनी मिट्टी से मिलता है। आपने देखा था सैंड, सिल्ट, क्ले, तो क्ले को हम कह रहे थे चिकनी मिट्टी। और चिकनी मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, पोरोसिटी कम होती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी यानी कि पानी को रोकने की क्षमता अधिक होती है। तो ज़्यादा पानी मिलता है पौधों को किससे? चिकनी मिट्टी में। अब कणों का आकार और देख लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। जो हमने शुरू में देखा था सैंड, सिल्ट, क्ले, यानी कि बालू को कहते हैं सैंड, फिर सिल्ट को कहते हैं गाद, और क्ले को कहते हैं चिकनी मिट्टी यानी कि मृत्तिका। तो इनके कणों का आकार क्या होता है? 0.002 mm से जो कम आकार पाया जाता है, तो इस तरह की मिट्टी क्ले सॉइल, चिकनी मिट्टी या मृत्तिका कहलाती है। 0.002 mm से 0.06 mm साइज पाया जाता है तो वो सिल्ट कहलाती है। और 0.06 से 2 mm तक जिसका साइज पाया जाता है तो वो सैंड कहलाती है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा गया है, मिट्टी का वह कण जिसका व्यास जो है वो 0.002 mm से कम होता है तो वो क्या होती है? क्ले। 0.002 mm से भी कम होता है तो वो क्ले सॉइल होती है। अब अगली तरह की मिट्टी है पीटी या ऑर्गेनिक सॉइल, जिसे कहते हैं दलदली या मार्शी मिट्टी। दलदली इलाकों में पाई जाएगी, ऑर्गेनिक सॉइल है। पीटी है, पीटी हुई समझ लो, दलदली है, मार्शी। तो ये ऐसे इलाकों में पाई जाएगी जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, रेनफॉल ज़्यादा है। ऐसे इलाकों में दलदली या मार्शी मिट्टी पाई जाती है। ह्यूमिडिटी और रेनफॉल जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ डिग्रेडेशन यानी कि गलना सड़ना की प्रक्रिया भी ज़्यादा होती है। तो ह्यूमिडिटी जहाँ आर्द्रता और वर्षा ज़्यादा मात्रा में होती है वहाँ गलना सड़ना यानी कि डिग्रेडेशन अधिक होता है। डिग्रेडेशन की वजह से इसका कलर क्या हो जाता है? ब्लैक। जैविक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है इसमें, सो एसिडिक इन नेचर। तो पीटी और ऑर्गेनिक सॉइल दलदली या मार्शी मिट्टी में ह्यूमिडिटी और रेनफॉल जहाँ पाई जाएगी वहाँ दलदली मिट्टी या मार्शी मिट्टी पाई जाएगी। ह्यूमिडिटी और रेनफॉल यानी कि आर्द्रता और जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ डिग्रेडेशन यानी कि गलना और सड़ना की प्रोसेस ज़्यादा होगी। तो इसलिए इस मिट्टी का कलर ब्लैक हो जाता है ड्यू टू जो भी जैविक या कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं तो उनकी मात्रा ज़्यादा होने की वजह से इसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। और नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाती है ये मिट्टी क्योंकि इसमें जैविक पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है तो उसका गलना सड़ना होता है। तो इसकी वजह से रिच होती है ऑर्गेनिक मैटर में यानी कि कार्बनिक पदार्थ यानी कि जैविक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। डेफिशिएंट कमी किसकी होती है? क्योंकि यहाँ रॉक्स वगैरह नहीं पाए जाते तो पोटेशियम फॉस्फेट की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, पोटेशियम है, एनपीके तीनों की ही कमी पाई जा रही है यहाँ। राइस के लिए सही रहती है ये मिट्टी। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? केरला में, बिहार में, कोस्टल ओडिशा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, मतलब जहाँ दलदली टाइप के इलाके हैं उस क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जा रही है। इस मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाएगी, परिणामस्वरूप गर्म और आर्द्र सांगरण में विकसित होती है। गहरे काले रंग की होती है, कार्बनिक पदार्थों की अधिकता के कारण अत्यधिक अम्लीय होती है। बस यही चीज़ पढ़नी है इसमें। क्या क्या रिच होता है? कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होता है, डेफिशिएंट एनपीके तीनों की ही कमी पाई जाती है। वितरण केरला, सुंदरवन के, वेस्ट बंगाल, बस वेस्ट बंगाल आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ सुंदरवन के डेल्टा पाए जाते हैं जहाँ दलदली इलाका पाया जाता है। फिर लास्ट है सेलाइन या एल्कलाइन सॉइल। सेलाइन मतलब लवणीय और एल्कलाइन मतलब क्षारीय मृदा। तो लवणीय या क्षारीय मृदा के बारे में देख लेते हैं। जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है वहाँ एल्कलाइन सॉइल पाई जाती है। सेमी एरिड कंडीशंस में पाई जाती है क्योंकि जहाँ एरिड कंडीशंस होते हैं वहाँ तो मरुस्थलीय मृदा है, लेकिन जहाँ सेमी एरिड कंडीशंस पाई जा रही है वहाँ आपको एल्कलाइन सॉइल देखने को मिलती है। इसमें Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट की अधिक मात्रा होती है। सोडियम कार्बोनेट से डोमिनेटेड होती है ये सॉइल। Na2CO3 को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट से डोमिनेटेड होती है ये मिट्टी। ज़्यादा अधिक मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है। एरिड और सेमी एरिड कंडीशंस पाई जाती है जहाँ, और लो रेनफॉल और हाई टेम्परेचर जहाँ होता है वहाँ ये कंडीशन जहाँ पाई जाएगी जहाँ लो रेनफॉल यानी कि कम वर्षा और हाई टेम्परेचर अत्यधिक तापमान जहाँ पाया जाता है वहाँ इस तरह की सॉइल पाई जाएगी। तो कॉजिंग इंटेंसिव इवेपोरेशन, तो जब कम रेनफॉल होगा और हाई टेम्परेचर मिलेगा तो ये ज़्यादा इवेपोरेशन करता है जिससे
एल्कलाइन सॉइल का निर्माण हो जाता है। कंटेंस इसमें किस किस तत्वों की मात्रा पाई जाती है, तो Na, Ca, Mg, NaCl इन सब की अधिक मात्रा पाई जाती है। Na सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इन सब की। तो अभी हमने जो देखा एल्कलाइन सॉइल यानी कि क्षारीय मिट्टी, इसका पीएच जो होता है वो हाई होता है। पीएच हाई होने की वजह से मिट्टी की खराब संरचना एवं कम घुसपैठ क्षमता मतलब इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी लो हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इसमें आपने देखा लो रेनफॉल, कम जहाँ वर्षा होती है और तापमान अधिक पाया जाता है, ऐसे इलाकों में पाई जाती है। तो पानी तो उड़ जाता है, नमक लवण रह जाता है, जिससे घुसपैठ क्षमता यानी कि इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इसकी कम हो जाती है। इसमें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जैसे खनिज तत्वों का विस्तार यानी कि वर्चस्व पाया जाता है। फिर ये आमतौर पर शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में यानी कि सेमी एरिड एरियाज़ में पाई जाती है, जहाँ बारिश कम होती है और तापमान उच्च होता है। तो तीव्र वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ सॉल्ट रह जाता है, तो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम हो जाती है। उसके बाद मृदा में Na यानी कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और NaCl ये लवण पाए जाते हैं। HYV यानी कि कहते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी के जो सीड्स होते हैं, तो उनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा सिंचाई की है, सिंचाई से पानी उड़ता है लेकिन सॉल्ट रह जाता है, तो सॉल्ट जो होता है वो रह जाता है, तो इससे इसकी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम हो जाती है, पानी नीचे नहीं जा पाता। तो सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल का हम प्रबंधन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? तो लीचिंग ऑफ सॉल्ट, सबसे पहले तो पानी से जो ऊपर सॉल्ट आ गए हैं उसकी लीचिंग कराकर, निच्छालन कराकर। दूसरा जिप्सम का यूज़ करके भी कर सकते हैं। जिप्सम का यूज़ करेंगे तो जो क्षारीय मृदा है उसकी क्षारीयता कम हो सकती है और ये फर्टाइल बन सकती है अगेन। सल्फ़र का यूज़ करके, फिर बेसिक है तो एसिड का यूज़ करके, तो एसिडिफाइंग फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके, मोलासेस गन्ने के रस का यूज़ करके, स्क्रैपिंग मतलब खुरचना, तो खुरचन के द्वारा भी क्षारीय मृदा को मैनेज किया जा सकता है। तो अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं अम्लीय और क्षारीय मृदा। तो सामान्य फसलें उगाने के लिए, अगर हम सामान्य फसलें उगाएं तो मृदा का जो पीएच स्केल है वो 6 से 7 होना चाहिए। 6 से 7 पीएच है तो हम फसलों को आराम से उगा सकते हैं। तेजाबी मिट्टी यानी कि जो ज़्यादा अम्लीय मिट्टी होती है उसको कृषि योग्य बनाने हेतु उपयोग किसका किया जाता है? तो तेजाबी मिट्टी है तो इसमें बेस का प्रयोग किया जाएगा। तो बेस क्या होता है? लाइम। लाइम का यूज़ करके हम इसकी एसिड को कम कर सकते हैं, तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगा तो उसको हम फिर फसल उगाने के लिए उर्वर बना सकते हैं। तो जिसमें एसिड पाया जाएगा, जिस मिट्टी में ज़्यादा, तेजाबी मिट्टी को तो हम लाइम का यूज़ करके उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन जो क्षारीय मृदा थी उसमें हम जिप्सम का यूज़ कर रहे थे। तो मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान करने के लिए जिप्सम का उपयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यों में क्षारीय मृदा पाई जाएगी। क्योंकि क्षारीय मृदा एल्कलाइन सॉइल जब हम पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ देखा था कि यूपी में और ख़ासतौर से पंजाब और हरियाणा में हम HYV सीड्स का यूज़ कर रहे थे, जिसमें पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कृत्रिम विधि द्वारा हम सिंचाइयों का प्रयोग करते हैं, तो पानी तो इवेपोरेशन द्वारा उड़ जाता है, सॉल्ट रह जाता है, तो इसमें क्षारीय मृदा एल्कलाइन सॉइल बच जाती है। तो एल्कलाइन सॉइल का निर्माण इस तरह होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं सर्वाधिक क्षारीय मृदा कहाँ पाई जा रही है? उत्तर प्रदेश राज्य में। और लवणीय मृदा, वहीं दूसरी ओर लवणीय मृदा की बात करें तो इसका जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र है वो गुजरात में है। तो क्षारीय मृदा एल्कलाइन तो उत्तर प्रदेश में और लवणीय मृदा गुजरात में। मृदा की लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल का वाष्पीकरण होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन का जो प्रभाव पड़ता है वह है, तो सिंचित जब भूमि होती है तो वाष्पीकरण से जल तो उड़ जाता है और नमक लवण रह जाता है, तो इसको लवणी भवन कहते थे। तो इससे क्या होता है कि यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है, यानी कि इसकी कैपेसिटी लो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी हो जाती है, अपारगम्य हो जाती है मृदा। अब हम कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, फिर सेशन को कंप्लीट करते हैं जल्दी। तो दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए अच्छी होती हैं, इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। तो दलहनी फसलें कौन कौन सी थी? तो चना, मटर, मूंग, अरहर, उड़द, मूंगफली ये सब थी। मृदा अपर्दन ज़्यादा कहाँ होता है? तो चंबल की घाटी में सबसे ज़्यादा मृदा अपर्दन होता है। चंबल की घाटी में मुरैना क्षेत्र, मध्य प्रदेश में आता है मुरैना क्षेत्र,
तो यहाँ खास तौर से मृदा अपरदन का क्रम क्या होता है, तो सबसे पहले आसफाल अपरदन होता है, फिर परत अपरदन होता है, फिर रेल अपरदन होता है, फिर अवनालिका अपरदन होता है। आसफाल अपरदन में 1-2 पार्टिकल्स धीरे धीरे जाते हैं, फिर परत अपरदन में पूरी की पूरी परत सी उछल जाती है, रेल अपरदन में छोटी छोटी इस तरह की दरारें बन जाती हैं, और अवनालिका में पूरा एक गड्ढा टाइप का बन जाता है। तो लैटेराइट मिट्टी मालाबार तट पर पाई जा रही है। लैटेराइट मिट्टी आपने देखा था कि मालाबार के तट पर पाई जा रही है। महाराष्ट्र में ये जो इस तरह वेस्टर्न घाट की तरफ जो है ग्रीन ग्रीन वाला आपने देखा था, वो लैटेराइट मिट्टी का विस्तार पाया जा रहा था। उसका जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है 24% भाग पर। जलोढ़ मिट्टी के बाद जो दूसरी थी वो लाल मिट्टी थी, तीसरे पे काली मिट्टी और चौथे पे थी लैटेराइट मिट्टी। तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी का विस्तार, तीसरे पे काली मिट्टी, चौथे पे लैटेराइट। लाल मिट्टी ऑरेंज कलर की थी जो सबसे ज़्यादा पाई जा रही थी। फिर उसके बाद रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जा रही थी, महाराष्ट्र में। रेगुर मिट्टी कौन सी थी, काली मिट्टी, और काली मिट्टी मालवा के पठार में, प्रायद्वीपीय भारत में प्रायद्वीपीय का पठार था जहाँ वहाँ। तो महाराष्ट्र में प्रायद्वीपीय पठार ज़्यादा विस्तार है, तो यहाँ रेगुर मिट्टी ज़्यादा पाई जा रही है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी काली मिट्टी को कह रहे थे, रेगुर मिट्टी को। सामान्य भूमि मतलब फसलें उगाने के लिए जो पीएच है फसलों के लिए, सॉइल का पीएच वो कितना होना चाहिए, 6 से 7। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक पाई जाएगी, तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में जो मात्रा है वो लवण, शुष्क मृदा, जो लवण की मात्रा में कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है। तो पश्चिमी राजस्थान की जो मृदा है वो हमने देखा था कैसी है, तो पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाई जा रही थी, और यहाँ कैल्शियम की मात्रा खूब अधिक मात्रा में पाई जा रही थी। कैल्शियम के अलावा यहाँ Fe, फास्फोरस ये सब पाया जा रहा था। भारतीय मृदा में जो सूक्ष्म तत्व जिसकी कमी पाई जाती है वो जिंक यानी कि जस्ता है। फिर मृदा के कण के आधार पर देखा था हमने 0.002 mm से कम जिसका साइज होता है वो मृत्तिका क्ले होती है। फिर 2 mm से जिसका ज़्यादा होता है वो 2 mm 0.06 से 2 mm तक होता है वो बालू होती है। फिर 0.002 से 0.06 mm होता है वो सिल्ट गाद होती है। उसके बाद बजरी आ जाती है, तो वो नहीं देखना आपको। फिर नेक्स्ट है चाय बागानों के लिए कौन सी उपयुक्त होती है, अम्लीय मिट्टी अधिक वर्षा के क्षेत्रों में। तो ये पूरा याद नहीं रखना, बस आपको इतना ध्यान रखना है जहाँ चाय उगाई जाती है वहाँ अम्लीय मिट्टी उपयुक्त होती है। फिर ये हमने क्वेश्चंस में अभी देखा था कि लवणीय मृदा का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो गुजरात में है, और क्षारीय मृदा का है वो यूपी में है। लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जा रहा था, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तमिलनाडु के तो 2/3 भाग पर पूरा लाल मिट्टी का ही विस्तार पाया जा रहा है। फिर Fe+Al की ग्रंथियाँ के आयन पाए जाते हैं। तो लेटराइट मिट्टी में आपने देखा था कि जब हम लेटराइट मिट्टी पढ़ रहे थे तो उसमें आयरन और एल्यूमिनियम के केवल आयन्स बचते हैं, तो ये मिट्टी अनउर्वर हो जाती है। केरल में पाई जा रही है ये, उच्च तापमान अधिक वर्षा में पाई जा रही है ये। सूखने पर तो ये ईंट की तरह एकदम कठोर हो जाती है, और गीली करने पर चिपचिपी हो जाती है। तो ये मिट्टी वैसे सॉइल, ये जो सॉइल होती है लेटराइट, तो ये हमने देखा भी था ब्रिक सॉइल कहलाती है, क्योंकि ईंटों के निर्माण में अच्छी होती है। मिट्टी में खारापन और क्षारीयपन का समाधान क्या है, तो क्षारीयपन का समाधान जिप्सम हमने देखा था अभी। तेजाबी मिट्टी या अम्लीय मिट्टी को चूने का यूज़ करके सही किया जा सकता है, हम ये भी अभी पढ़ा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी % भूमि मृदा अपरदन से की समस्या से प्रभावित है, तो भारत की जो 60% भूमि है उसकी मृदा अपरदन की समस्या से जूझ रही है। मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो देख लेते हैं यहाँ से, चाय के बागानों के लिए अम्लीय मिट्टी हमने देख लिया। अब मृदा अपरदन एवं सुधार, एक सेकंड। तो यहाँ से देख लेते हैं भारत के जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या जब सबसे ज़्यादा गंभीर है, तो वो अभी देखा शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र और चंबल की घाटी में, चंबल मुरैना के क्षेत्रों में और शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। चंबल घाटी के खड्डों के निर्माण का कारण अपरदन है। वह अपरदन कौन सा प्रारूप है, तो हमने 4 प्रकार के अपरदन नीचे देखे हैं अभी, तो यहाँ देख सकते हैं। मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को कौन सा है, तो सबसे पहले आसफाल अपरदन होता है। आसफाल अपरदन में छोटे छोटे कण जाते हैं। फिर परत अपरदन, पूरी की परत चली जाती है। रेल अपरदन, फिर इसमें क्या होता है, धीरे छोटे छोटे गैप्स से बनते हैं।
फिर अवनालिका अपर्दन है, पूरी नाली टाइप का गड्ढा बन जाता है। तो जो यहाँ चंबल की घाटी है या मुरैना क्षेत्र है, वहाँ खो या गड्ढे बनते हैं, अपर्दन होता है। तो ये किस प्रकार का अपर्दन है? तो ये अवनालिका अपर्दन है। कृष्य भूमि में वह पौधा जिसके कारण भूमि का अपर्दन अधिकतम तीव्रता से होता है। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि जो पेड़ों को उगाओ तो उससे अपर्दन को रोका जा सकता है, लेकिन एक पौधा ऐसा है जिसको उगाने से अपर्दन अधिकतम तीव्रता से होने लगता है, तो वो सोरघम है। सोरघम का पौधा ऐसा है। फसल चक्र किसके लिए आवश्यक है? यानी कि फसल को बदलते रहना चाहिए, एक ही फसल की खेती नहीं करते रहना चाहिए। तो ये किसके लिए आवश्यक होता है? तो इससे मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। उर्वरा शक्ति नष्ट नहीं हो पाती, उसमें बार बार रिगेन हो सकती है। मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियाँ कौन सी हैं? तो अगर तुम्हें मृदा का संरक्षण करना है आपको, तो फसलों का हेरफेर कर सकते हैं, यानी कि फसल चक्र अपना सकते हैं। फसलों का हेरफेर को सस्यावर्तन कह देते हैं। और दूसरा वेदिका निर्माण, टेरेसिंग कर देते हैं, उसके चारों में मिट्टी का टेरेस बनाकर टेरेसिंग कर सकते हैं, मेड़ कहते हैं उसको। वायु रोधों का प्रयोग करके, जिससे वायु ज़्यादा ना आ पाए और मिट्टी उड़ने ना पाए, तो मृदा का संरक्षण हम इस तरह कर सकते हैं। भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है वनोन्मूलन से, क्योंकि वन का उन्मूलन हो रहा है, वन जो है वो कट रहे हैं, तो इससे मृदा अपक्षय हो रहा है। मृदा अपरदन को रोका कैसे जा सकता है? तो वनारोपण, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वनों को लगाएं, पेड़ पौधों को लगाएं, तो उससे मृदा अपरदन की समस्या को रोका जा सकता है। तो दोस्तों, आज का हमारा मृदा का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पति। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज पूछ सकते हैं, मैसेज से कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर तो भी समझ में नहीं आता है तो हम अपना पर्सनल नंबर भी दे देंगे आपको। लेकिन आपको सही से पढ़ाई करनी है और जेन्युइन डाउट पूछने हैं तो आप हमारी इंस्टा को फॉलो कर लेना ज़रूर। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।